जब भी वर्ल्ड में कोई वार होती है, एक नैरेटिव तुरंत सामने आता है: सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी और रूल बेस्ड ऑर्डर्स। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये जंग इंसानियत और स्टेबिलिटी लाने के लिए होती है, या फिर एनर्जी कंट्रोल, रिसोर्स कंट्रोल और जियोपॉलिटिकल पावर स्टैंड्स के लिए किया जाता है? इराक, लीबिया, ईरान, वेनेजुएला, क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस है, या अक्सर वही देश जहां ऑयल और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मिलता है वहां पर ही इंटरवेंशन की कहानियां सुनाई जाती है? जब रशिया, चाइना और कोई और देश कुछ करे तो उसे एग्रेसर के रूप में देखा जाता है, और अमेरिका करे तो उसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं रिजिम चेंज के रियल आउटकम्स पर, डॉलर सिस्टम्स और सैंक्शंस पर, और न्यू एज कॉलोनाइजेशन पर। ये वीडियो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं, बल्कि पावर के सिस्टम को समझने की एक कोशिश है। क्योंकि आज वार सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं लड़ी जाती, बल्कि नैरेटिव्स और करेंसीज पे लड़ी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया जैसे ग्रोइंग नेशन को यहाँ से क्या सीखना चाहिए? यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट में से एक है। लेकिन यूएस जब भी किसी कंट्री में इंटरवेंशन करता है, एक नैरेटिव ऑलमोस्ट सेट रहता है: नेशनल सिक्योरिटी। कभी टेररिज्म का खतरा, कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का खतरा, और कभी डेमोक्रेसी बचाने का खतरा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यूएस सच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरवेंशन करता है, या फिर ऑयल ट्रेड्स, ग्लोबल पावर और डॉलर सैंक्शंस को बचाने के लिए? अगर ईरान, इराक, वेनेजुएला और बाकी कंट्रीज को देखें, एक पैटर्न क्लियरली दिखाई देती है। ये सब एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, या तो वेस्ट फ्रेंडली नहीं है, या फिर नेचुरल रिसोर्स पर इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहते हैं। ये तीन मेजर कारण है जिसके वजह से यूएस किसी भी कंट्री में इंटरवेंशन करता है। आइए देखते हैं क्या ये कारण जस्टिफाई करता है किसी भी इंसिडेंट्स को। स्टार्ट करेंगे हम लोग ईरान 1953 से। नाइनटीन 1953 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए ईरान में, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद मोसाद। वो पावर में आते ही ऑयल को नेशनलाइज किए, और उसके बाद ऑयल को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा, जिसको यूज करके अपने देश के हालात सुधारना चाहते थे। इसके बाद यूएस की CIA और MI6, जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन एजैक्स। इस ऑपरेशन के दौरान वो लोग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद को पावर से हटाते हैं, और दोबारा मोहम्मद रेशा, जो पहले पावर में थे, उनको पावर में लेके आते हैं। ऑफिशियल तौर पे इसे कोल्ड वॉर सिक्योरिटी के हिसाब से जस्टिफाई किया गया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ऑयल और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण किया गया था। आज भी ईरान में इस इवेंट को यूएस ईरान के टेंशन का मेन कारण जाना जाता है। आइए अगला केस देखते हैं, इराक 2003। 9/11 2001 के बाद यूएस ने ठान लिया था कि अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अलकायदा के सारे टेररिस्ट को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन का खोज स्टार्ट हुआ। On this day in 2001, nearly 3,000 people were killed after 4 planes were hijacked by Al-Qaeda terrorists. 2 planes flew into the World Trade Center's Twin Towers in New York. The Twin Towers collapsed after a short while. Another plane crashed into the Pentagon. The attacks triggered America's global war on terror, including wars in Iraq and Afghanistan. 2003 में इराक पर यूएस लेड इन्वेजन को जस्टिफाई किया गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरा इन्वेजन को क्लियरली अप्रूव भी नहीं किया। सद्दाम हुसैन के हटने के बाद इराक में सेक्रेटेरियन वायलेंस, सिविल वॉर और टेररिज्म बढ़ गया। ये केस एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो हुए, या फिर पावरफुल कंट्री अपने हिसाब से रूल्स को इंटरप्रेट किए? इसके बाद लीबिया 2011। लीबिया में नाटो का इन्वेजन को जस्टिफाई किया गया पीपल्स प्रोटेक्शंस के लिए। इसके बाद आगे क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, वाइड स्प्रेड वायलेंस शुरू हो गए, सारे वेपन्स नॉर्थ अफ्रीका में फैल गए। इसके कारण कोई स्टेबल डेमोक्रेटिक चेंज या फिर गवर्नमेंट आ ही नहीं पाया। सपोर्टर्स कहते हैं सिविलियंस को रिलीफ मिला, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि रिजीम तो चेंज हुआ, लेकिन
पोस्ट वॉर प्लानिंग कुछ नहीं था। The United States has carried out a large-scale strike against Venezuela, capturing the country's president, Nicolas Maduro, and his wife. And the recent case, Venezuela. वेनेजुएला में यूएस ने सीधा इंटरवेंशन नहीं किया, पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट किए, सैंक्शंस लगाए, जैसे हेवी टैरिफ्स, ऑयल रेस्ट्रिक्शन और डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। On Saturday, the US attacked Venezuela's capital, Caracas. They abducted President Nicolas Maduro and his wife, and look at the charges against him. यूएस का कहना है कि वो ये स्टेप डेमोक्रेसी रिस्टोर और अपने देश में ड्रग्स इंपोर्ट रोकने के लिए किए, लेकिन क्रिटिक्स कुछ और कहते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि सैंक्शंस का ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट पे सीरियस इंपैक्ट रहा, कॉमन सिटीजन सबसे ज्यादा सफर किए और सॉवरेनिटी पर सीरियस सवाल उठते हैं। ये केस दिखाता है कि आज पावर सिर्फ बॉम्ब से नहीं, सैंक्शन और फाइनेंस से भी होता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या करता है, असली सवाल ये है कि अमेरिका क्या प्रोटेक्ट करता है, अपनी सिक्योरिटी या डॉलर बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को। हर रिजिम चेंज के साथ प्रॉमिस होता है फ्रीडम, डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी, लेकिन हिस्ट्री बताती है हमें, इराक सद्दाम हुसैन गए, सिविल वॉर ISI आ गए, लीबिया गद्दाफी गए, स्टेट कोलैप्स हो गया, अफगानिस्तान 20 साल बाद तालिबान, डिक्टेटर्स गए लेकिन पीसफुल डेमोक्रेसी नहीं आई, आई सिर्फ पावर वैक्यूम, टेररिज्म और अनस्टेबिलिटी। इंडिया जैसे कंट्री के लिए इसका मतलब होता है अगर स्टेट कोलैप्स करता है तो उस चीज का भुगतान पूरे रीजन को करना पड़ेगा। इसका मतलब अनस्टेबिलिटी, रेफ्यूजीज, ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस और इंस्टेबिलिटी आएगी उस रीजन में। आज ग्लोबल कंट्रोल सिर्फ मिसाइल से नहीं होता, आज दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन है US डॉलर। ग्लोबल ऑयल ट्रेड मैक्सिमम डॉलर्स में होते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस ग्लोबल डॉलर सेंट्रिक है, और स्विफ्ट से कट होना इक्वल्स टू ग्लोबल ट्रेड से कट होना। पर सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? सैंक्शंस का मतलब इकोनॉमी चोक होना, महंगाई बढ़ जाना, फूड, मेडिसिन, इन सब के दाम और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना, और इनमें से सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स। ईरान, लीबिया, इराक, वेनेजुएला, इन सब ने कभी ना कभी डॉलर से डिस्टेंस बनाने की कोशिश की थी। कोइंसिडेंस? आपको क्या लगता है? आज वॉर सिर्फ बॉम्ब से नहीं लड़ी जाती, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस से ज्यादा लड़ी जाती है। पुराने कॉलोनाइजेशन सीधा था, आर्मी आती थी, लैंड कैप्चर होता था, रूल सीधे दिखते थे, लेकिन आज का कॉलोनाइजेशन कुछ अलग है। आज कंट्रोल होता है रेजिम चेंज के थ्रू, डिपेंडेंसी बढ़ाकर, डॉलर सिस्टम से आइसोलेट करके और मीडिया हाउसेस के नैरेटिव स्प्रेड करके। नाम तो होता है डेमोक्रेसी का, लेकिन चेहरा अलग। इसका मतलब ये सारे पॉलिसीज जो बनाए जाते हैं सब आउटर इन्फ्लुएंस के थ्रू होता है। आज दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। इंडिया जैसे ग्रोइंग पावर्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है? टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड US से, एनर्जी और रिसोर्स रशिया से, ऑयल्स मिडिल ईस्ट से, और साउथ ईस्ट से कॉर्पोरेशन रखना जरूरी है। यूक्रेन वॉर ने एक रियलिटी क्लियर कर दी है, जो देश इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती वो ग्रेट पावर राइवलरी के बैटलफील्ड बन जाती है। इन सारे क्रिटिकल केसेस को देखते हुए हम इंडियंस के लिए सिंपल लेसन है, इकोनॉमी स्ट्रांग बनाओ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस गुड को इंडिया में शुरू करो, डिप्लोमेसी फ्लेक्सिबल बनाओ, एनर्जी और करेंसी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि 21st सेंचुरी में सोवरेनिटी सिर्फ बॉर्डर से नहीं, पॉलिसी इंडिपेंडेंसी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से मेजर होती है। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। जय हिंद।